हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड ए अनकट चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेशन दे सकता है। एज़ यू नो, हम मोटिवेशन सीरीज़ पढ़ रहे थे। ये आरबीआई एज वेल एज सेबी के एग्जामिनेशंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कंटेंट बेस्ड थियोरीज देख ली थी, राइट। अभी हमारी प्रोसेस थियोरी चालू थी, जिसमें हमने पहली थियोरी व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एडम्स इक्विटी थियोरी। This is a process based theory or a contemporary theory as we call it. तो बेसिकली ये थियोरी किसने डेवलप की थी? जॉन स्टेसी एडम्स इन द ईयर 1960। तो ये मोटिवेशनल थियोरी बेसिकली क्या बोलती है? एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं जब उनको फेयरनेस दिखती है। बट बेसिकली ये थियोरी फेयरनेस के बारे में बात करती है। इक्विटी मीन्स व्हाट? इक्वल राइट्स, राइट, इक्वलिटी और इक्वालिटी, ठीक है। तो दिस थियोरी टॉक्स अबाउट व्हाट? फेयरनेस। फेयरनेस ऑफ व्हाट? कि अपना एम्प्लॉय अपना परसीवेंस कैसा रखता है, इनपुट एज वेल एज हर आउटकम। मतलब वो जितना इनपुट लगा रहा है या जितने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहा है, उसके कंपैरिजन में उसका आउटकम कैसा है, दैट इज रिवॉर्ड्स कैसे है जो उसको मिलने वाले हैं। और ये रिवॉर्ड्स और इनकम अगर दूसरों के कंपैरिजन में अगर वो कंपेयर कर रहा है और वो रेशियो इक्वल है, देन ही विल बी मोर मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको बताया है लेमन टर्म में मैं बताती हूँ कि अगर मेरे इनपुट्स और जो मेरा आउटकम है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मैं वहाँ दिन रात काम करती हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है, लेकिन सेम एफर्ट्स मेरा एक कलीग पुट कर रहा है, उसकी से सैलरी 70,000 है। बिकॉज पे सिक्रेसी नहीं है, तो मुझे पता है कि उसकी सैलरी 70,000 है, तो मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ। दिस कंपेरिजन दैट इज व्हाट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन माई माइंड कि यार उसको कैसे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। दिस व्हाट्स क्रिएट इनइक्वालिटी इन माई माइंड। तो इससे मेरा मोटिवेशन लो होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एडम्स इक्विटी। एडम्स इक्विटी में क्या है? माई आउटकम एंड माई इनपुट आई विल कंपेयर टू अदर आउटकम्स एंड अदर्स इनपुट। मतलब कितने बाहर के लोगों ने जो इनपुट दिया उनका आउटकम मैं कंपेयर कर रही हूँ मेरे इनपुट और मेरे आउटकम से। दैट इज इक्विटी रेशियो। दिस इज व्हाट इक्विटी रेशियो इन एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसकी मतलब मैं खुद के इनपुट और आउटकम किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विटी थियरी इज ऑल अबाउट व्हाट? फेयरनेस। तो हम इट प्रपोजेस दैट द इंडिविजुअल कंपेयर्स द इनपुट आउटकम रेशियो विद दैट ऑफ द रेफरेंट अदर। तो हम ये रेफरेंट अदर क्या होते हैं देखेंगे कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम इंसान जो काम कर रहा है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम इंसान जो काम कर रहा है। हमने सोशल रेफरेंस थ्योरी में इसका एक छोटा सा टॉपिक लिया था, राइट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, हैप्पीनेस इज अ थीफ ऑफ कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था। तो बेसिकली इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स तो आपको पता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करो तो क्या क्या इनपुट्स होंगे? आप एफर्ट्स दे रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन है, आप कॉम्पिटेंट हो, आपके पास स्किल्स है, आपकी लॉयल्टी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, आप पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी कर रहे हो। तो यह क्या है? आपके सारे इनपुट्स है। इसके अगेंस्ट में आपको आउटकम्स चाहिए होते हैं। व्हाट आर दैट आउटकम्स? सैलरी, बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, प्रेज या सेंस ऑफ अचीवमेंट, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। किसी के लिए सैलरी होगी, किसी के लिए रिकॉग्निशन होगा, किसी के लिए जॉब सिक्योरिटी होगी, ठीक है। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये थर्ड जो पॉइंट है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेफरेंट से। और ये रेफरेंट कौन है? हम रेफरेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो जगह, आपके जैसे सिमिलर डेजिग्नेशन पे जो काम कर रहा है या अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप ही के जैसे डेजिग्नेशन पे कोई काम कर रहा है, तो वो आपका रेफरेंट है जिससे आप कंपैरिजन करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द पर्सन और अ ग्रुप अगेंस्ट होम द इंडिविजुअल कंपेयर्स देमसेल्फ। कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा ग्रुप जिसके अगेंस्ट में आप अपना कंपेरिजन रखते हो कि अरे उसको इतना मिल रहा है इनपुट पे आउटपुट, पर मुझे इनपुट पे आउटकम्स इतने नहीं मिल रहा है। तो अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, ठीक है, माई इनपुट एंड माई आउटकम वर्सेस अदर आउटकम एंड अदर इनपुट्स, तो क्या होगा? मोटिवेट होगा इंसान। ये बैलेंस होगी तो इक्विटी आएगी। अगर ये बैलेंस, अगर मेरे को 50 मिल रहा है तो उसको भी 50 मिल रहा है या अराउंड 55 मिल रहा है, तो देयर इज अ बैलेंस, गुड बैलेंस। तो ये बैलेंस की वजह से क्या होता है? इक्विटी आती है। इक्विटी आती है और इक्विटी की वजह से मोटिवेशन आता है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है कि नहीं नहीं, मेरे आउटकम और मेरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली मुझे बराबर पे मिल रहा है। और अगर ये अनबैलेंस हो गई, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनइक्विटी। अगर ये अनबैलेंस्ड हो गई तो ये क्या क्रिएट करेगी? इनइक्विटी क्रिएट करेगी। अभी 3 टाइप की इनइक्विटी क्या है हम वो देखेंगे। इनइक्विटी मीन्स व्हाट? कि यार 50 के जगह 40, उसको 50 मिल रहा है, मुझे 40 मिल रहा है, तो बेसिकली ह्यूज गैप इज देयर इन पे, दैट इज सैलरी। आउटकम में ह्यूज गैप है, तो इनइक्विटी आ गई। इनइक्विटी की वजह से क्या होगा? मोटिवेशन होगा। पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनइक्विटी, दैट इज परसीव्ड इनइक्विटी कैन मैनिफेस्ट इन 3 ways. व्हाट आर दिस? तो बेसिकली मेरे इनपुट और आउटकम के जगह पे उसकी इनपुट और आउटकम पे उसको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब उसके इनपुट्स पे उसका आउटकम उसको ज़्यादा मिल रहा है, पर मेरे इनपुट्स पे मेरे को उतना आउटकम नहीं मिल रहा। दैट इज अंडर रिवॉर्ड इक्विटी।
मतलब बेसिकली मैं उतने ही इनपुट डाल रहा हूँ बट मेरे आउटकम नहीं मिल रहे, पर वो उतने इनपुट डालेंगे तो उसका आउटकम ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं अंडर रिवॉर्ड हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अंडर पे हूँ, शायद सैलरी कम होगी या बेनिफिट्स कम होंगे, ठीक है, या प्रमोशन अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई मुझे नहीं मिली, तो दिस इज व्हाट अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी, मतलब उसको मिला मुझे नहीं मिला, मेरे को अंडर रिवॉर्ड फील हो रहा है, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव्स दैट देयर आउटकम्स आर लेस देन व्हाट दे शुड बी गिवन विद देयर इनपुट्स कंपेयर टू द रेफरेंट अदर। मतलब इनपुट दूसरा वाला भी इंसान उतने इनपुट डाल रहा है, मैं भी उतने इनपुट डाल रहा हूँ, लेकिन उसका आउटकम उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, तो आई एम व्हाट अंडर रिवॉर्ड। मेरे को दूसरों के कंपैरिजन में जो उतने ही सेम इनपुट डाल रहे हैं उससे कम दिया जा रहा है, तो आई एम व्हाट अंडर रिवॉर्ड। तो दिस इज व्हाट अंडर रिवॉर्ड इक्विटी इज। नाउ ओवर रिवॉर्ड इक्विटी, अब आप बोलोगे ओवर रिवॉर्ड इन इक्विटी क्या होता है, मतलब बेसिकली मेरे को ज्यादा मिल रहा है तो मेरे को तो खुश होना चाहिए, राइट। This happens when an individual perceives that their outcomes are more than they what should be given their inputs compared to the reference other। तो मेरे को ऐसा भी देखो, अभी कभी कभी गिल्ट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट जो डाले, भले ही मैं लेस इनपुट डाल रहा हूँ पर मेरे को आउटकम ज़्यादा मिल रहा है, पर मेरे साथ ही जो इंसान सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है उसके इनपुट्स मुझसे ज़्यादा है पर उसका आउटकम बेचारे को कम मिल रहा है, तो मेरे को ज़्यादा मिल रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है ओवर रिवॉर्ड इनइक्विटी। भले ये टेंशन, ये वाला सिचुएशन टेंशन क्रिएट करेगा, राइट, ये वाला सिचुएशन मे बी टेंशन क्रिएट ना करे, बट इज वेरी लेस, ये ऑब्वियसली ये सिचुएशन लेस कॉमन है कि मुझे गिल्ट हो रहा होगा, ये टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, ये सिचुएशन टेंशन क्रिएट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम गिल्ट एंड दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम कि यार मुझे नहीं मिला है उसको मिला है, ठीक है। इक्विटी, अब नाउ द थर्ड scenario is equity, where the state where the individual perceives their input to outcome ratio is equal to what, जिससे वो कंपैरिजन कर रहा है। अब ये रेफरेंट कौन है, ग्रुप या इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इनइक्विटी देख लिया, जहाँ पे अंडरपेड है, मतलब इनपुट्स की जगह पे आउटकम दूसरे को ज्यादा है, अपने को कम मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अपने को 40 मिल रहा है, उसको 50 मिल रहा है, तो आई एम व्हाट अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी। दिस इज ओवर रिवॉर्ड इक्विटी, मेरे को 1 लाख मिल रहा है, बेचारे को 50 मिल रहा है, तो मेरे को गिल्ट आ रहा है कि यार वो मेरे से ज्यादा काम करता है। ये बहुत लेस कॉमन होता है, ऐसा लोगों के साथ होता नहीं है। देखो कैसे अपने को कम मिलता है तो अपने को दिखता है, अपने को ज्यादा मिलता है तो नहीं दिखता है, तो दिस इज वेरी लेस कॉमन सिचुएशन, बट इट कम्स आउट ऑफ व्हाट, गिल्ट, ओवर रिवॉर्ड इनइक्विटी। एंड इक्विटी का इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपको लगेगा कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके साथ इक्वल है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो दिस इज व्हाट क्रिएटिंग बैलेंस ऑफ इनपुट versus output when comparing with other referent in your organization। Moving forward, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए, चार्ट बना दिया है अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी, ओवर रिवॉर्ड इनइक्विटी एंड नेगेटिव सेल्फ इनइक्विटी के लिए। तो बेसिकली योर आउटकम इन इनपुट रेशियो इज लेस देन दैट योर रेफरेंट। आई एम बीइंग फेयरली ट्रीटेड और अंडर रिवॉर्डेड। अनफेयरली ट्रीटेड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और मैं अंडर रिवॉर्डेड हूँ। तो यू एंड योर कलीग वर्क द सेम आवर्स ऑन द सेम प्रोजेक्ट बट दे रिसीव अ लार्जर बोनस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सेम घंटे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो बट उसको बोनस ज्यादा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। सेम गोज विथ ओवर रिवॉर्ड इक्विटी, कि मेरे को लगता है कि मेरे को ओवर पेड किया जा रहा है, मेरे को 1 लाख दिया जा रहा है जबकि 50,000 बाकी लोगों को मिल रहा है। तो रिलेटिव टू अदर्स, अ न्यू हायर विथ लेस एक्सपीरियंस इज पेड द सेम एज यू अ सीजन एम्प्लॉय, same as you a seasoned employee। This distress is less common and even shorter lived, ठीक है। तो this is what over reward inequity is। Then comes the third point जो हमने वहां नहीं देखा था, that is negative self inequity, a personal feeling of inequity based on one own's past experience or expectation। तो बेसिकली मैं एक एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहा हूँ कि मैंने जितना इनपुट दिया उसका उतना आउटकम मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट सेल्फ नेगेटिव सेल्फ इनिक्विटी, की मतलब मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने डिसाइड किया है कि इनिक्विटी क्या है। मैं करंट रिवॉर्ड्स आर नॉट मैचिंग माई पास्ट रिवॉर्ड्स फॉर सिमिलर एफर्ट्स। मे बी मेरे को सेम एफर्ट्स में पास्ट में कुछ अच्छा बोनस या कमीशन या पे मिला होगा बट अभी सेम एफर्ट्स में मुझे नहीं मिल रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैंने इक्विटी को मापा है, एज इन मेजर किया है, राइट। तो यू रिसीव्ड अ प्रमोशन लास्ट ईयर फॉर सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपको लास्ट ईयर प्रमोशन मिला था, आपने एफर्ट्स पुट इन किए थे सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, पर इस साल सेम आपने परफॉर्मेंस दिया बट आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। से फॉर एग्जांपल इस साल आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो दिस इज व्हाट नेगेटिव सेल्फ इनिक्विटी एज अ टॉपिक मीन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेम थियरी में नेक्स्ट टॉपिक इज रीइस्टैब्लिशिंग इक्विटी, दैट इज टेंशन रिडक्शन। आपको पता है कि इनइक्विटी आ गई तो इंसान के अंदर टेंशन आ जाएगा। इसमें हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज जॉन एंड सारा, ठीक है। ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि दोनों ने एक ही कंपनी में 3 साल हो गए दोनों को,
ठीक है, 3 ईयर्स से दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। और वो सारा इज व्हाट अ सॉलिड परफॉर्मर, सारा इज वेरी सॉलिड परफॉर्मर। उसको जो टास्क दिए जाते हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लेती है और वो रोज 9 to 5 काम करती है। एक स्टडी वर्क लाइफ बैलेंस है, रोज उसको जो टास्क दिए जाते हैं टाइम पे कंप्लीट करती है, मतलब शी इज वर्किंग गुड। उसको जो काम दिए जाते हैं वो कंप्लीटली टाइम पे कंप्लीट कर देती है। अब जॉन की बात कर लेते हैं। जॉन भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से काम कर रहा है, ठीक है। उसको नए आइडियाज पे काम करना पसंद है। वो लेट काम करता है, वो 9 to 5 के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब उसको एक्स्ट्रा काम करना पसंद होता है। वो कैंपेन लॉन्च में जाता है, लेट काम करता है कोई नए प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। और 2 नए क्लाइंट्स भी लाता है, मतलब वो बेसिकली अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है। मींस 9 to 5 उसका एक स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है काम करने का। अब सिमिलर सिचुएशन में हम देख लेते हैं कि सारा को और जॉन को एक एनुअल रिव्यू मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें उनके परफॉर्मेंस रिव्यू किए और दोनों इंसान को 5% इंक्रीज दिया, ठीक है। दोनों को 5% दिया। जो 9 to 5 ये काम कर रही थी, ठीक है, ये भी अच्छे से काम कर रही थी, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, न्यू चैलेंजिंग वर्क पे काम कर रहा था, ठीक है। दोनों को 2000 रुपये, सपोज 2 लाख रुपये, सॉरी 2000 बहुत कम हो जाएंगे मोटिवेशन के लिए। सपोज दोनों को 2 लाख का रुपीज़ का बोनस मिला और सैलरी इंक्रीज हुआ 5% से, ठीक है। तो अब ये थ्योरी में हम देखते हैं कि हम ये सोचेंगे कि अब अगर आप बोलोगे कि सारा के लिए, तो सारा को ऐसा लगेगा मैं ओवर पेड इनइक्विटी में हूँ, एज वेल एज कंपेयर टू जॉन। जॉन को ऐसा लगेगा कि मैं अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी में हूँ, बिकॉज जॉन तो इतना काम कर रहा है, इनपुट वर्सेस आउटकम सारा को ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके सिचुएशन में क्या होगा, अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी क्रिएट होगी, और इसके सिचुएशन में क्या होगा, ओवर रिवॉर्ड इनइक्विटी क्रिएट होगी। आई होप आपको वो ऊपर वाले पॉइंट्स अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और ये क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि जॉन को ऐसा लगेगा कि यार मैं इतने लंबे घंटे बैठता हूँ, इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करता हूँ, नए क्लाइंट्स लेके आता हूँ, ठीक है। तो और मेरे को सिर्फ 5% मिला है। सेम सारा को भी 5% दिया है, जो बेसिकली एक क्लाइंट भी नहीं लेके आती, ज़्यादा घंटे बैठती भी नहीं है, 9 to 5 में निकल जाती है, ठीक है। और कोई एक ऐसा एक्सेप्शनल वर्क, चैलेंजिंग वर्क वो नहीं कर रही है। तो बेसिकली क्या हो गया, जॉन के लिए क्या हो गया, क्रिएट अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। अभी सेम अगर मैं ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, उसके साथ अनफेयर हो गया, ठीक है, फेयरनेस नहीं रही। तो इक्विटी थ्योरी में क्या चाहिए, फेयरनेस। तो जॉन के साथ क्या हो गया, अनफेयरनेस हो गया। तो अब बेसिकली हमने देखा कि जॉन को टेंशन आ गया कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ पर मेरा रिवॉर्ड टू रेशियो बहुत कम है। तो अब वो क्या करेगा, अपना टेंशन रिडक्शन के लिए क्या करेगा, अपने इनपुट ही चेंज कर देगा। उसको ऐसा लगेगा इतना काम करने का क्या फायदा है, जब मुझे उसका रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, मैं अंडर रिवॉर्डेड हूँ। तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अपने एफर्ट्स को, काम कम करेगा, ज़्यादा ब्रेक लेगा। मे बी अभी वो रात तक बैठता था, मे बी वो भी 9 to 5 पे स्विच हो जाएगा। उसको लगेगा यार इसको 9 to 5 में सेम ही चीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों काम करूँ, तो मेरे को अंडर रिवॉर्ड फील हो रहा, तो वो भी 9 to 5 करने लगेगा। वो भी लेट वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, अपने एफर्ट्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि अनफेयरनेस हुई है और वो अपने इनपुट्स ऑल्टर कर देगा। तो टेंशन रिडक्शन के लिए पहला स्टेप वो क्या लेगा, अपने इनपुट्स को चेंज कर देगा, ठीक है। अभी अगर इसी जगह पे अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं ओवर रिवॉर्डेड होता, जैसे सारा के केस में क्या है, वो ओवर रिवॉर्डेड है। अगर वो कंपेयर कर रही है जॉन से, तो सारा के केस में क्या होगा, अगर वो ओवर रिवॉर्डेड है तो वो अपना परफॉर्मेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो चेंजिंग इनपुट्स, तो इंक्रीजिंग इनपुट्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जॉन अपने टेंशन रिडक्शन के लिए क्या करेगा, इनपुट्स को लो कर देगा कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सारा को लगेगा अरे यार मेरे को मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा पे मिल गया है, तो मुझे मेरे एफर्ट्स अब बढ़ाने पड़ेंगे। तो सारा विल इंक्रीज दी एफर्ट्स। दिस इज व्हाट चेंजिंग इनपुट्स मीन, दैट इज रीएस्टैब्लिशिंग इक्विटी। रीएस्टैब्लिशिंग इक्विटी मीन्स टेंशन रिडक्शन काइंड ऑफ। चेंजिंग आउटकम, अभी सेम सिचुएशन में This could involve demanding a raise, seeking a promotion or even stealing from our organization if under rewarded। अब इसी सेम सिचुएशन में जॉन को अगर ऐसा लगेगा कि फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत कम मिला है, तो वो क्या करेगा, मैनेजर्स को बुलाएगा, एक मीटिंग शेड्यूल करेगा और नेगोशिएट करेगा फॉर अ हायर सैलरी। तो ही विल नेगोशिएट फॉर अ हायर सैलरी। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपना आउटकम चेंज करना चाहता है, इनपुट्स एज इट इज रखना चाहता है, वो इनपुट्स चेंज नहीं करना चाहता। पर वो चाहता है कि इन लोगों ने रियलाइज नहीं किया, तो मैं इनको रियलाइज करा के देता हूँ कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कि मेरी इंपॉर्टेंस ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो मेरे आप आउटकम्स को चेंज कर दो प्लीज, ठीक है। तो ही माइट कन्विंस मैनेजर एंड ही मे नेगोशिएट अ हायर सैलरी रेज और बोनस और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन। तो ठीक है, दिस इज व्हाट चेंजिंग आउटकम मीन्स। दिस कुड इन्वॉल्व डिमांडिंग अ रेस, सीकिंग अ प्रमोशन और इवन स्टीलिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इफ अंडर रिवॉर्डेड। अगर सारा के केस में शी इज ओवर रिवॉर्डेड, they might not seek to change outcomes or in rare cases might refuse a pay raise,
तो बेसिकली सारा को अगर ज्यादा पैसा मिला है तो वो क्यों रिफ्यूज करेगी, राइट। ओवर रिवॉर्डेड पर्सनालिटी, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। आप खुद अपने आप को ये सिनेरियो में रख के इमेजिन करो कि अगर आप सारा होते और आपको ज्यादा पैसे मिल रहे होते, आप काम कर रहे हो, तो आप बोल रहे होते कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो। नहीं तो ठीक है, ओवर रिवॉर्डेड आउटकम को चेंज नहीं करना चाहेंगे, बट जो अंडर रिवॉर्डेड है वो आउटकम को चेंज करना चाहेंगे। दिस इज व्हाट चेंजिंग आउटकम्स in re-establishing equity means. Third point is distortion, that is cognitive distortion, distorting perception of input versus output. तो बेसिकली सारा के केस में या फिर जॉन के केस में वो खुद ही कन्विंस कर लेंगे कि नहीं नहीं मेरे को जितना कम है, जैसे सारा के केस में दीजिए, ठीक है, तो वो परसेप्शन चेंज कर लेगी। उसको ऐसा लगेगा मेरे को तो पैसे मिल रहा है, मैं इनपुट क्यों डालूं, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत काम किया, इस वजह से मुझे पैसे मिल रहा है, मतलब मेरा इंपॉर्टेंट इज इक्वल्स टू जॉन्स input. तो he might convince himself कि सारा has been there longer in a different role, so it's okay कि उसको सिमिलर टेन्योर पे काम करना मिला। बेसिकली जॉन के केस में अगर हम देखेंगे तो वो कन्विंस कर लेगा कि जाने दे, सारा इज अ फीमेल, इसलिए उसको 9 to 5 जाना पड़ता है, ठीक है, और वो मेरे से ज़्यादा इस कंपनी में काम कर रही है शायद ज़्यादा टाइम से। सपोज उसका टेन्योर अपन ने तो 3 years का देखा था, ठीक है, पर वो डिफरेंट रोल में अगर कहीं काम कर रही होगी, तो ऐसे वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा किस चीज़ को, कि सारा को जो मिल रहा है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। एन इंडिविजुअल माइट rationalize the situation by convincing themselves that their input are not as high or their outcome are not as low as they initially thought or vice versa in over rewarded situation. मतलब बेसिकली उनको ऐसा लगेगा, सारा को ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे जितना काम करना था मेरे को उसके हिसाब से, मतलब वो ऑल्टर कर रही है कि मेरे इनपुट्स जॉन के इनपुट के बराबर है, तो परसीव्ड इनपुट आउटकम है, मतलब वो अपने आप को बताना ये चाहते हैं कि नहीं मैंने उतना ही काम किया। सेम जॉन ऐसा बता देगा कि नहीं 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 सारा ने भी अच्छा काम किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका काम ज़्यादा अच्छा नहीं है या मेरे आउटकम लो है, बट उसके भी आउटकम उतने ही थे, मे बी शायद उसने 9 to 5 में सेम काम किया होगा जो मैं लेट काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो अपने आप को खुश करने के लिए एक परसीव्ड रियलिटी क्रिएट कर रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं सिमिलर टेन्योर है या फिर जो भी है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देन द फोर्थ पॉइंट कमिंग इज चेंजिंग द रेफरेंट अदर। तो अभी यहाँ पे कैसे जॉन सारा से कंपेयर कर रहा था, राइट, तो उसको ऐसा लग रहा था यार मुझे 5% मिला है, सारा को भी 5%, तो वो सारा से कंपेयर करना छोड़ देगा। उसको लगेगा नहीं मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा, इसको कंपेयर करने के बाद मेरे को टेंशन क्रिएट होता है, इनइक्विटी क्रिएट होती है मेरे लाइफ में, तो मैं किसी और के साथ कंपेयर करूंगा। से एग्जाम्पल से मेरे पेयर ग्रुप में कोई और इंसान काम कर रहा होगा, क्लेटन, ठीक है, तो क्लेटन काम कर रहा है तो वो क्लेटन से कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो उसने क्या किया, अपना रेफरेंट अदर को ही चेंज कर दिया कि जिसके साथ वो कंपैरिजन कर रहा था उसको अब डिफरेंट पर्सन से कंपेयर करने लगा उसके इनपुट और आउटकम को। सपोज क्लेटन भी सेम प्रोजेक्ट में ज़्यादा लेट टाइम तक काम करता है, वो भी उसको भी हाई चैलेंजिंग काम है, तो उसने अपना रेफरेंट ही बदल दिया कि नहीं सारा एज एन पर्सन से मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो 9 to 5 जाती है, मैं ऐसे इंसान से कैलकुलेट करूंगा जो मेरे जितने सिमिलर एफर्ट्स पे काम कर रहा है और उसका इनपुट आउटकम कैसा है। तो ये भी एक पॉइंट है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज लीविंग द सिचुएशन, और ये बहुत ड्रास्टिक मेजर है जहाँ पे आप जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो या क्विट करने की बात कर रहे हो। तो रेजिग्नेशन की बात आ गई कि नहीं उसको मैंने जितना इनपुट्स डाला, मैंने जितना आउटकम दिया वो उसको नहीं मिला, तो आई विल बी क्विटिंग दिस जॉब। दिस इज द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर व्हेन एन एम्प्लॉय माइट क्विट देयर जॉब टू एस्केप द इनइक्विटी। अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि अनफेयरनेस है, उसको ज़्यादा मिल रहा है काम नहीं करने के बाद भी और मुझे इतना काम करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं करना जॉब, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना जहाँ पे चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं हो। तो दिस इज व्हाट द फिफ्थ पॉइंट विल बी व्हाइल वी टॉक अबाउट रीएस्टैब्लिशिंग इनइक्विटी। अब बेसिकली रेफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। रेफरेंस इन इक्विटी थ्योरी, वो मैंने बोला था कौन होंगे रेफरेंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले। तो ठीक है, अदर इंडिविजुअल स्पेसिफिक को वर्कर इनसाइड और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। आपका कोई को वर्कर है, चाहे वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर सेल्फ इनसाइड कि आपके अपने एक्सपीरियंस डिफरेंट पोजीशन पे या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या करंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे। सपोज आप कहीं से जॉब करके आए, वहां से जॉब छोड़ के आपने न्यू कंपनी में ज्वाइन किया, तो आप अपना ये जॉब प्रोफाइल और अपना ये इनपुट आउटकम अपने पुराने कंपनी के वही पोजीशन से कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट सेल्फ इनसाइड मीन्स, योर ओन एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट पोजीशन विद इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ये सेल्फ आउटसाइड था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेल्फ इनसाइड मींस कि आपका सपोज अभी आप मैनेजर पे थे, अभी आप प्रमोट होके असिस्टेंट मैनेजर बन गए, राइट, सॉरी आप असिस्टेंट मैनेजर थे, आप प्रमोट होके मैनेजर बन गए सेम ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका कंपैरिजन क्या, आपके खुद से जब आप असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पे थे, इनपुट आउटकम का कंपैरिजन आपका खुद का रहेगा सेम ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्फ आउटसाइड मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है आउटसाइड योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आप काम करके ये कंपनी में आए थे, आप वो वाले कंपनी से आपने इस कंपनी के इनपुट आउटकम के रेशियो को आप
कंपेयर करेंगे। तो ये आपका खुद का कंपैरिजन हो गया, ये अदर्स का कंपैरिजन हो गया, ठीक है, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के ये ऑर्गेनाइजेशन में आए थे वहां पे कोई पीयर ग्रुप होगा जो आपके साथ ही कॉलेज से पास आउट हुआ होगा, आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होगे, अरे उसको वो कंपनी में इतना पे है, मेरे को ये कंपनी में। तो ये अदर इंडिविजुअल, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप खुद सेम ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप जो ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के वहां के पोजीशन से, मतलब सेम पोजीशंस में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, पर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, पे एंड प्रमोशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो बेसिकली रेफरेंट अदर सिस्टम भी है कि ऑर्गेनाइजेशन का पे एंड प्रमोशन पॉलिसीज कैसे आप उससे कंपेयर कर रहे हो। एंड अदर ग्रुप जैसे इम्प्लॉय सिमिलर रोल में है, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन में या चाहे जो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ये ऑर्गेनाइजेशन में आओ वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस क्या होता है इक्विटी थ्योरी में। एक तो आप खुद से कंपेयर करोगे कि मेरा पास्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस और ये ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है, या तो आप यही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन पे थे, पहले कुछ और अभी कुछ और, तो आप पहले पोजीशन से कंपेयर करोगे, या तो आप बाहर के लोगों से जो आपके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के हो या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो दिस इज व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनल रेफरेंस एंड एक्सटर्नल रेफरेंस। द इंडिविजुअल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट जॉब, एंड इंडिविजुअल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम जॉब। एक्सटर्नल में एन इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ फ्रेंड और अ नेबर और अ प्रोफेशनल ग्रुप जो आपने ज्वाइन किया होगा मे बी, ठीक है। तो आप ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाले रेफरेंस हो सकते हैं। अभी हम न्यू पर्सपेक्टिव देख लेते हैं ऑन इक्विटी थ्योरी। द इक्विटी थ्योरी हैज इवॉल्व्ड एंड बीन इंटीग्रेटेड इनटू अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, बियॉन्ड टैंजिबल, अभी नया पर्सपेक्टिव है इक्विटी थ्योरी पे। तो बेसिकली थ्योरी क्या बोलती है कि मॉडर्न एप्लीकेशन साइकोलॉजिकल आउटकम्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल आउटकम्स एज इन रिकग्निशन, वर्क लाइफ बैलेंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो टैंजिबल रिवॉर्ड, जो आउटकम हमको मिल रहे थे वो टैंजिबल आउटकम थे, लाइक सैलरी, प्रमोशन, पे एंड एवरीथिंग। तो ये नए बियॉन्ड टैंजिबल रिवॉर्ड्स दैट इज रिकग्निशन हो गया, या कोई इंसान को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो इक्विटी थ्योरी में अगर किसी और इंसान को 50 मिल रहे होंगे, उसको 40 मिल रहे होंगे, तो वो कंपैरिजन नहीं करेगी, या उसके लिए इनइक्विटी देखने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, या उसको ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए रिवॉर्ड्स का पर्सपेक्टिव इक्विटी थ्योरी में उस इंसान का डिफरेंट होगा। अभी इक्विटी सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि हर इंसान एक ही मतलब सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इनइक्विटी को। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आपको कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, पर मेरा जो रिएक्शन का तरीका है या आपका जो रिएक्शन का तरीका है इक्विटी को लेके वो बहुत डिफरेंट होगा। तो रिसर्च ये बोलती है बेनेवलेंस मीन्स टॉलरेंट ऑफ अंडर रिवॉर्ड। सपोज मेरे को अंडर रिवॉर्ड मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, स्टिल मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कम पे मिलता है पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, जस्ट बिकॉज उनको बाकी चीज़ें मिल रही है जो टैंजिबल रिवॉर्ड्स नहीं है वो मिल रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल से मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा होगा कि मुझे मैं 10 बजे आती हूँ और इवनिंग में 4 बजे चली जाती हूँ, जैसे बैंक क्लरिकल एग्जाम्स में यू कैन सी, ठीक है। एक फिक्स शेड्यूल होता है जो कि अभी नहीं है, बैंक की जॉब्स भी अभी काफ़ी टफ हो गई, बट एग्जाम्पल्स के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अंडर रिवॉर्ड भी मिल रहा है तो भी मैं टॉलरेट कर रही हूँ। तो मेरे लिए इक्विटी के केस में सिचुएशन में बहुत डिफरेंट तरीके से इक्विटी को व्यू कर रही हूँ। दिस इज व्हाट इक्विटी सेंसिटिविटी मीन्स, जो मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल दिया, दैट इज। तो मैं कौन हूँ, बेनेवलेंट हूँ। अब इक्विटी सेंसिटिविटीज क्या है कि फॉलो द सेम मॉडल, बेसिकली कि जो उसके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, एवरीवन गेट्स द सेम वाला कॉन्सेप्ट है। एंड इंटाइटल्स मतलब मेरे को अगर ओवर रिवॉर्ड मिल रहा है और मैं काम कम कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंटाइटल्ड हूँ ये ओवर रिवॉर्ड के लिए। तो दिस इज व्हाट इक्विटी सेंसिटिविटी। ये मेरा परसेप्शन है कि जैसे सारा के केस में उसको फर्क नहीं पड़ा था, वो अपना इनपुट चेंज नहीं कर रही थी और आउटकम भी चेंज करना नहीं चाहती थी कि ठीक है मुझे मिल रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करती हूँ, ओवर रिवॉर्ड को प्रेफर करती हूँ। दैट इज व्हाट एंटाइटल मीन्स, मतलब मेरे इनपुट्स नहीं है पर मेरे को अगर अवार्ड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं उसे वेलकम कर रही हूँ। देन क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन, हमने देखा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी में, जहाँ कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी में कंपैरिजन ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, सबको सेम मिलेगा तो इक्विटी का फेयरनेस दिखेगा। तो डिजायर फॉर इक्विटी इज नॉट यूनिवर्सल, कलेक्टिविस्ट कल्चर में प्लेस मोर वैल्यू ऑन इक्विटी, एवरीवन गेट्स द सेम और नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इक्विटी आपको ये समझ में आ गई होगी। सारा और जॉन का एग्जाम्पल बहुत ब्यूटिफुली समझाया है और वो सारी चीज़ों को आपको क्लियरली एग्जाम्पल में क्रिएट कर देगा। स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स जो थे इसमें आप सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल्स को लेके आप अपना आंसर पोर्ट्रे कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल एज वेल, अगर आपको रिटन एग्जाम्स में ये लिखना है तो। नाउ मूविंग वी विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ये एडम इक्विटी का ही पार्ट है। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या है।
बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इक्विटी थ्योरी में। इसमें ये बताया गया है कि इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक जॉब में अपने फेयरनेस मतलब इनपुट एंड आउटकम के रेशियो को कैसे दिखता है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लगता है कि फेयरनेस है वर्क प्लेस में, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका एटीट्यूड, बिहेवियर और ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन भी वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल उसको अगर फेयरनेस दिखती है तो जॉब सेटिस्फैक्शन विल बी हाई। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल का परसीव्ड फेयरनेस है इनपुट वर्सेस आउटकम में, एक ऑर्गेनाइजेशन को वो किस तरीके से देखता है। और ये फेयरनेस हम 4 डिस्टिंक्ट टाइप में देखेंगे, ठीक है। अभी इसी सेम है, इसमें सारा एंड जॉन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। हम सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। तो सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज व्हाट? स्टडीज। हमको पता था कि सारा का जो था वो एक स्टडी परफॉर्मेंस था, राइट। सारा हैड व्हाट? स्टडी परफॉर्मेंसेस। और जॉन का कैसा था? हाई फ्लायर था, वो चीज़ों की तरफ जाता था, सब चीज़ें नया करता था, ठीक है। तो उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई था। और आउटकम क्या था? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आउटकम क्या है कि जॉन को प्रमोशन मिलना चाहिए, राइट। तो बेसिकली प्रमोशन की बात कर रहे थे हम, राइट। तो सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट है, जिस नए प्रोजेक्ट में दोनों को एक मैनेजिंग पोजीशन पे असाइन करने के लिए बोला गया है कि अगर आपने ये काम किया और अगर हमने आपको ये डेजिग्नेशन पे असाइन किया तो आपका आउटकम में क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। तो बेसिकली मैं ये इनपुट वर्सेस आउटकम के जो चीज़ों को मैं कैसे देखती हूँ कि क्या मैं ये प्रमोशन डिजर्व करती हूँ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन टू रिवॉर्ड मींस इनपुट का जो आउटकम का रेशियो है ये फेयर है, मतलब जितने इनपुट्स मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सारा के केस में उसको ऐसा लगेगा कि मैं कंपेयर कर रही हूँ जॉन से इनपुट कि मेरे जो इनपुट्स है और जॉन के जो इनपुट्स है वो सिमिलर है, तो क्या ये मुझे अवार्ड भी वैसे ही मिलना चाहिए जो जॉन को मिल रहा है। अगर जॉन के इनपुट्स भी सेम है और उसका भी आउटकम मेरे जैसे सेम है, तो क्या मेरे एक्सपीरियंस को, क्या मैं उससे सीनियर हूँ तो मेरी सीनियरिटी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हुआ या नहीं सारा या जॉन के लिए, वो खुद परसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जॉन के केस में उसको ऐसा लगेगा कि मैंने जितना इनपुट दिया आउटकम मेरे को उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन मिलना चाहिए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होगा? हाई होगा। बट सारा के लिए मे बी वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हाई नहीं हो सकता, लो हो सकता है, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ जितना जॉन कर रहे हैं, इनपुट वर्सेस आउटपुट, बट मेरी कोई लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है या नहीं, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, सीनियरिटी के बेसिस पे मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं हुआ है। तो एक ये इंसान फेयरनेस ऑफ आउटकम को कैसे देख रहा है एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसके ऊपर बेस है। इट्स अबाउट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इज परसीव्ड एज इक्विटेबल। तो जॉन के लिए वो परसिवेंस इक्विटेबल होगा बट सारा के लिए नहीं होगा, ओके। तो डू आई गेट व्हाट आई डिजर्व, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड फेयर, ठीक है। तो रिलेटेड थ्योरी क्या? एडम्स इक्विटी थ्योरी इज अ फाउंडेशनल थ्योरी विद इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फोकसिंग ऑन द फेयरनेस ऑफ इनपुट एंड आउटकम रेशियो। अब ये एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं कि फेयरनेस कहाँ होनी चाहिए, सैलरी में या वेज डिस्ट्रीब्यूशन में या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस या पे रेज में, कि जितना मैंने परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंगली बोनस मिल रहा है। प्रमोशन या डिमोशन में फेयरनेस होनी चाहिए एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल टास्क, ओके। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज। डू आई गेट व्हाट आई डिजर्व और इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड फेयर, मतलब जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिवॉर्ड्स का, आउटकम का, वो फेयर रिवॉर्ड्स है या नहीं है। देन कम्स द पॉइंट प्रोसीजरल जस्टिस। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था रिसोर्सेज का या रिवॉर्ड्स का, वो फेयर हुआ था कि नहीं, तो उसका जो प्रोसेस था वो ट्रांसपेरेंट था कि नहीं। हमने एग्जांपल्स में देखा था प्रमोशन होने वाला था सारा या जॉन में से किसी का, ठीक है। तो जॉन का प्रमोशन हुआ तो सारा को ये प्रोसीजरल जस्टिस तभी लगेगा जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, सीक्रेसी में नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जॉन किसी मैनेजर पोजीशन का फेवरेट था, उसका इंटरव्यू ब्लैक बॉक्स में लिया गया, फॉर एग्जांपल उसके बारे में किसी को पता नहीं था, कितना स्कोर हुआ उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस केस में क्या होगा, सारा के लिए जो प्रोसीजरल जस्टिस होगा वो लो होगा। उसको ऐसा लगेगा कि शायद जॉन से ज़्यादा मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, वो जॉन की मेहनत और इनपुट्स को देखेगी नहीं अगर प्रोसीजरल जस्टिस ना हो। तो सेम अप्लाई कर लेते हैं अगर प्रोसीजरल जस्टिस है, अगर सब चीज़ें कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, ठीक है, और सब चीज़ें अगर वेग नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया सीक्रेट नहीं है, मैनेजर्स ने इंटरव्यू किया है, ऐसे एब्रेटली उसने डिसीजन नहीं लिया है क्लोज डोर के पीछे, और उसका फेवरेटिज्म वाला एंगल भी नहीं है, तो ठीक है। तो कैंडिडेट्स को एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अनाउंसमेंट दिया है कि 30% लीडरशिप पे मार्किंग मिलेगी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे 40% मिलेगी और 30% बाकी इस पे अगर क्राइटेरिया पे। फिर अगर उसका स्कोर हाई होता है तो सारा को क्या दिखता है, क्लियर ट्रांसपेरेंसी दिखती है। तो सारा का रिएक्शन रहेगा कि नहीं नहीं शायद वो डिजर्व करता है, जॉन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में स्कोर शायद हाई आया होगा, वो बहुत हाई परफॉर्मर है।
तो ऐसे टाइम पे वो क्या होता है, प्रोसीजरल जस्टिस का सारा का हाई हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है ठीक है मुझे नहीं मिला, जॉन को प्रमोशन मिला, बट जॉन का प्रमोशन इज व्हाट, जस्टिफाइड। मुझे दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज देयर, एक ट्रस्ट मेंटेन किया है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सारा को ट्रस्ट डेफिशिएंसी नहीं हुई है, कि उसको लग रहा है कि जो डिसीजन हुआ है वो फेयर हुआ है। तो व्हाट की क्वेश्चन इज, वाज द प्रोसेस यूज टू रीच दिस डिसीजन इज फेयर। तो बेसिकली इंटरव्यू जो हुए वो फेयर हुए, जो प्रोसेस यूज हुई जॉन को प्रमोट करने के लिए क्या वो फेयर हुई। तो इसके अकॉर्डिंगली सारा का जो जस्टिस है, प्रोसीजरल जस्टिस, वो हाई हो सकता है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, फेवरेटिज्म हुआ, ब्लैक बॉक्स हुआ, डोर के पीछे अगर डिसीजन लिया गया था, तो सारा की प्रोसीजरल जस्टिस लो हुआ रहता। तो दिस इज व्हाट प्रोसीजरल जस्टिस इज। तो की क्वेश्चन क्या था प्रोसीजरल जस्टिस का, वाज द प्रोसेस यूज्ड टू रीच दिस डिसीजन फेयर इनफ। तो प्रमोशन के केस में क्या वो फेयर इनफ प्रमोशन डिसीजन था। तो दिस डायमेंशन कंसर्न्स द फेयरनेस ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर यूज्ड टू मेक डिसीजन एंड अलोकेट रिसोर्सेस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आउटकम इटसेल्फ बट हाउ द आउटकम वाज डिटरमाइंड। तो बेसिकली वो इंटरव्यू में कैसे डिटरमाइन हुआ वो सब प्रोसेस के ऊपर है। की एलिमेंट्स क्या है फेयर प्रोसीजर की, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बायस फ्री होना चाहिए। कोई मैंने इंटरव्यू प्रमोशन में बताया, ये एग्जांपल वहाँ बैठता है, बायस फ्री होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए कि आप सबके बारे में सोच रहे, और एथिकलिटी, प्रोसीजर्स आर कंपैटिबल विद प्रिवेलिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सारा के एग्जांपल्स में ये सारे पॉइंट्स कवर नहीं हुए थे, सारा एंड जॉन के एग्जांपल्स में बायस फ्री, एक्यूरेसी और करेक्टेबिलिटी हुआ था। अगर आप बाकी के एग्जांपल्स में देखोगे तो प्रोसीजरल जस्टिस में ये पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल से प्रोसीजरल जस्टिस का पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल में हमने देखा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, जो प्रमोशन का मैंने बताया, तो ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और क्या एग्जाम्पल है, वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्टिव हायरिंग और प्रमोशन प्रोसेस। हायरिंग और प्रमोशन प्रोसेस वेल डिफाइंड होना चाहिए कि स्किल्स, ये स्किल्स हमको एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम रेज्यूमे देखेंगे। तो वो रेज्यूमे में अगर वो स्किल्स है तो वो जस्टिस डिफाइंड होगा कि हाँ इस इंसान को जॉब पे इसलिए हायर किया गया क्योंकि कंपनी ने जो स्किल्स मांगी थी वो इस इंसान के पास थी। अदरवाइज अगर इसको ऐसे हायर किया जाता, पता ही नहीं चलता कि इसने क्या पढ़ाई क्या किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो लोगों को लगा होता कि यार किसी मैनेजर का नोन पर्सन होगा इसलिए उसको हायर कर लिया। ओके, consistent application of company policy, a grievance procedure that allows employee to voice concern without fear of reprisal। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरैक्शनल जस्टिस। तो बेसिकली क्वेश्चन इज, वाज आई ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अभी सारा एंड जॉन के एग्जाम्पल में हमने देखा कि जॉन को प्रमोशन मिल गया है, उसको रोल दे दिया गया है, स्ट्रैटेजिक रोल दे दिया गया है। तो सारा ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड है, बट इमेजिन कर लीजिए कि उसका मैनेजर उसको अपने रूम में बुला के बोलता है कि अरे तुमको प्रमोशन नहीं मिला, तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, आलसी हो, जाओ अपना काम करो, तुम वही पोजीशन डिसेंड करो, जाओ अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ। तो दिस इज व्हाट इंटरैक्शन बिटवीन, तो दिस इज व्हाट विल क्रिएट लो इंटरैक्शनल जस्टिस। उसको गुस्सा आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती, मेरे को तुरंत छोड़ देना चाहिए, मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मेरे से ढंग से बात नहीं की गई, दो मेरे को वो जॉब नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिली, पर मुझसे एक डिग्निटी और ह्यूमिलिटी से बात करते तो मेरा इंटरैक्शनल जस्टिस लो नहीं होता। तो उसका इंटरैक्शनल जस्टिस क्या हो गया, लो हो गया। अभी सेम सिचुएशन में अगर उसको मैनेजर ऑफिस में आके बोलता कि थैंक यू आपने अप्लाई किया प्रमोशन के लिए, बट हमको ऐसा लगता है कि ये रोल के लिए जॉन ज़्यादा सुटेबल होगा, उसके बाद स्ट्रैटेजिक क्वालिटी ज़्यादा है, हमको ऐसा लगता है कि ही विल बी वेट सूटेड फॉर द पर्सनैलिटी, बट हम आपके भी एफर्ट्स को कंसिडर करते हैं और हम आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप प्लीज़ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूर एनरोल कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट हुआ। तो जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो रिस्पेक्ट के थ्रू है। शी इज स्टिल डिसअपॉइंटेड कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है, राइट। तो शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड नाउ ऑल्सो, बट उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे एम्पैथी दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे इनपुट्स भी कहीं वैल्यू करते हैं, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वैल्यू मिला, मुझे रिस्पेक्टेड फील हुआ। तो ठीक है, तो मैनेजर के एम्पैथी ने क्या किया, सॉफन कर दिया उसके ब्लो को, उसके एंगर को, उसके डिसअपॉइंट को सॉफन कर दिया और उसका सेल्फ स्टीम भी मेंटेन कर लिया कि नहीं आप अच्छे हो करके। तो दिस इज व्हाट इंटरैक्शनल जस्टिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन। तो दिस इज डायमेंशन रिलेट्स टू द फेयरनेस ऑफ इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड प्रोसीजर। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट मिला है ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड डिसीजन, इस केस में प्रमोशनल था इंटरव्यू का, इट्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट शोन टू इंडिविजुअल। तो सारा को जो रिस्पेक्ट मिला है उसके बारे में इंटरैक्शनल जस्टिस
बात करता है। क्वेश्चन क्या था, वॉज आई ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे मैंने अभी मैनेजर के सेकंड एग्जांपल में आपको बताया। इंटरपर्सनल जस्टिस एंड इन्फॉर्मेशनल जस्टिस, द डिग्री टू विच द पीपल आर ट्रीटेड विथ पोलाइटनेस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बाय अथॉरिटीज ऑफ द पीयर्स, जैसे मैनेजर के केस में उसने एक डिग्निटी से उसको ऑफिस में बुलाया, उससे अच्छे से बात किया, उसके साथ एम्पथाइज किया, उसको बोला कि नहीं नहीं हमको रोल के अकॉर्डिंगली चाहिए था। दिस इज व्हाट इंटरपर्सनल जस्टिस मीन्स। एंड इन्फॉर्मेशनल जस्टिस इज व्हाट, द डिग्री टू विच पीपल आर प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फॉर डिसीजन एंड टोल्ड द ट्रुथ। अब ये इन्फॉर्मेशनल जस्टिस में मैनेजर ने क्या किया था, बताया था कि नहीं हम जॉन को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसके पास ये स्किल्स है वो स्किल्स है, तो बेसिकली हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसको कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। तो दिस इज व्हाट इन्फॉर्मेशनल जस्टिस। दिस इज इंटरपर्सनल जस्टिस की एम्पैथी से, डिग्निटी से बात किया, पोलाइटनेस से बात किया। इन्फॉर्मेशनल जस्टिस कि हमने अपने डिसीजन को कैसे उसके सामने रखा, कि हमने उसको सच्चाई कैसे बताई और कैसे एक एडुकेट एक्सप्लेनेशन उसको हमने प्रोवाइड किया। दिस इज व्हाट इंटरैक्शनल जस्टिस। एग्जाम्पल में मैनेजर प्रोवाइडिंग क्लियर एंड टाइमली एक्सप्लेनेशन फॉर डिसीजन, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज विथ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी इवन वेल डिलीवरिंग द बैड न्यूज़, जैसे सारा के केस में हम लोग ने बैड न्यूज़ डिलीवर किया कि आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ किया, एक कर्टसी से किया, उसको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है। और उसके फीडबैक को, अगर सारा ने हमको कुछ फीडबैक दिया होता और बोला होता कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो उसके फीडबैक को भी हमने एक्टिवली सुनना चाहिए कि उसका क्या कंसर्न है, क्या फीडबैक है, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी है या नहीं है, और एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट इंटरैक्शनल जस्टिस इज। तो हमने सारा के एंड जॉन के एग्जांपल में तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कि क्या जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड फेयर है। प्रोसीजरल जस्टिस की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है, कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो डिसीजन तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली यूज़ की गई है। एंड थर्ड इज़ इंटरैक्शनल जस्टिस कि आपने जो डिसीजन बताया है या जो प्रोसेस में आपने मुझे जैसा ट्रीट किया है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी से किया है या नहीं किया है। आई होप आपको सारा जॉन का ये एग्जाम्पल ब्यूटीफुली समझ में आ गया होगा। अब हम ये पॉइंट देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और कमिटमेंट। सारा के केस में हमने देखा कि उसको एक ट्रांसपेरेंसी दी, उसको पता चला कि नहीं प्रमोशन स्किल्स के बेसिस पे हुआ है, फेवरेटिज्म के बेसिस पे नहीं हुआ है, प्लस मेरे साथ एक रिस्पेक्टफुली बात की गई है, मुझे एक कम्युनिकेशन मिला है, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी इज देयर। तो उसका एक जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसको लगेगा भले वो डिसअपॉइंटेड है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, बट शी इज सेटिस्फाइड कि मुझे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो जस्टिफाइबल था। तो उसका एक कमिटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट। एम्प्लॉय हु परसीव जस्टिस आर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जस्टिस अगर मिला है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या इंटरैक्शनल जस्टिस, तो वो अपने जॉब से कमिटेड है और एक ऑर्गेनाइजेशन से भी कमिटेड है और वो सेटिस्फाइड है। फिर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। अभी सारा के केस में भले वो डिसअपॉइंटेड थी, बट वो 2-3 दिन बाद जब उसको बुरा लगना थोड़ा बंद हो जाएगा, वो सैड फील करना छोड़ेगी, तो वो अपना वापस से अपने काम पे फोकस करने लगेगी। उसका इनपुट इंक्रीज होगा बिकॉज उसको ऑर्गेनाइजेशन ने वैसा ट्रीट नहीं किया। तो फेयर ट्रीटमेंट कैन मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर। तो सारा के केस में वो 2-3 दिन सैड रहने के बाद वापस अपने परफॉर्मेंस में एक इंप्रूवमेंट दिखाई कि नहीं मुझे अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना है, कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे अभी आगे के लिए काम करना चाहिए। जॉन और मेरे केस में जॉन को जो मिला वो डिजर्व करता था। तो इंप्रूव परफॉर्मेंस इज, सारा के केस में क्या होगा, इंप्रूव परफॉर्मेंस। और क्या होगा, रिड्यूस काउंटर प्रोडक्टिविटी और वर्क बिहेवियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होता, ठीक है, और आपने मैनेजर ने उसको गंदी तरीके से बोला होता कि जाओ अपने डेस्क पे जाके काम कर लो, तो वो बेसिकली नेगेटिव तरीके से मोटिवेट होती। तो वो क्या करती कि एब्सेंटिज्म रहती है, ऑर्गेनाइजेशन का काम ढीले में रहती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम में कुछ गड़बड़ करती, सैबोटेज करती या नेगेटिव बिहेवियर या ट्रेट शो करती। तो दिस इज रिड्यूस काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। तो अगर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस नहीं दिया होता तो ये सब चीज़ें हो रही होती। अभी ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज आपने एक फेयरनेस और एक इक्विटी के थ्रू या एक ह्यूमिलिटी और अच्छे से उसको ह्यूमिलिटी के थ्रू नहीं आपने उसने को मोटिवेट किया, आपने उसको एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पाथ दिखाया है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कम हो जाएगी। अगर आपने वो सब चीज़ें उसके साथ की होती, नेगेटिव ट्रेड्स वाली जो एक मैनेजर कर रहा था कि नहीं तुमको आता ही नहीं है, तुम करते नहीं हो, जो अपना काम करो तुम डिजर्व ही नहीं करते, तो वो ऐसी चीज़ें करती, एब्सेंटिज्म करती, ऑर्गेनाइजेशन के बुरे के बारे में सोचते हो, नेगेटिव ट्रेड शो करती। तो ये बेसिकली रिड्यूस हो गया है ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की वजह से। ये क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपने एक फेयर प्ले दे दिया है सारा को। अब एनहांस ट्रस्ट। व्हाट इज एनहांस ट्रस्ट? जस्टिस फॉस्टर ट्रस्ट इन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन।
तो आपका एक ट्रस्ट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपको मैनेजर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया तो आपको लगा है कि नहीं, जो लीडरशिप पे पोजीशन पे बैठा है उसका कुछ फेवरेटिज्म वाला पार्ट नहीं चलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, वो इनपुट आउटकम रेशियो को बराबर फेयरनेस से ट्रीट करता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन हुआ है। तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया लीडरशिप में एंड ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बेटर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक एम्प्लॉय का बेटर रिलेशनशिप हो गया उसके ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि सारा का अपने मैनेजर के साथ यहाँ से कैसा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज मैनेजर ने वैसे स्ट्रेट शो किया है सारा को, ठीक है। तो फेयर प्रैक्टिसेस लीड टू मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अ कल्चर ऑफ जस्टिस प्रमोट्स अ सपोर्टिव एंड एथिकल वर्क एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर, एनहांस ट्रस्ट, बेटर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रमोट कर सकती है जस्टिस को, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस एंड प्रोसीजरल जस्टिस को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो पहले तो ट्रांसपेरेंसी रखो और इक्विटेबल रिवॉर्ड सिस्टम रखो, मतलब जो चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग है, जिसे इतने इनपुट है तो इतना आउटकम मिलेगा, एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और इक्विटेबल रिवॉर्ड सिस्टम आएगा। दूसरा आएगा कि फेयर और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज और प्रोसीजर हो, कि सबको अप्लाई करने के लिए आपने बोला, सबके अपने रेज्यूमे पढ़े, सबके स्किल्स देखिए, जो स्किल्स कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से मैनेज करता है। तो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फेयर और कंसिस्टेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। ट्रेनिंग मैनेजर्स ऑन फेयर इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली हमने ऐसे मैनेजर्स को स्किल्स देनी चाहिए और ट्रेन करना चाहिए कि ताकि वो लोगों से बात करना सीखे, एम्पैथाइज करना सीखे, गलत तरीके से लोगों को ट्रीट ना करे या बात ना करे। कई बार आपने देखा होगा मैनेजर्स कैसे बात करते हैं कि यार तुमको आता नहीं है, तुम वो जॉब क्यों कर रहे हो, तुम इतनी सैलरी क्यों ले रहे हो, तुम्हारे सैलरी में तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है। ऐसे अगर आपके मैनेजर्स आपसे बात करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी कम्युनिकेशन की और इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट की, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्टिस को प्रमोट नहीं कर सकता, राइट। तो ट्रेनिंग मैनेजर्स ऑन फेयर इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिशिंग क्लियर चैनल्स फॉर फीडबैक एंड ग्रीवियंस रेजोल्यूशन। तो बेसिकली एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं इनजस्टिस हुआ है तो उनका क्लियर फीडबैक भी होना चाहिए, और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैनेजर्स ने कुछ गलत किया है तो एक ग्रीवियंस रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करता आना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा ऐसा हुआ है और मुझे ये चीज़ें सही या जस्टिफेबल नहीं लग रही है। कम्युनिकेटिंग डिसीजंस एंड रैशनल इफेक्टिवली, तो आपके जो आपको डिसीजन है कि आपने किसको हायर किया है, किसको निकाला है, किसको प्रमोट किया है, वो आपको कम्युनिकेट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को और एक फेयर तरीके से करना होगा, रैशनल तरीके से करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इज अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर बाय फोकसिंग ऑल थ्री डायमेंशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड अ मोर पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एथिकल वर्क प्लेस। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में दे दिया है एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का, ये चार्ट आप पढ़ लेंगे, जिसमें लिया डू आई गेट द पे आई डिजर्व, वॉज द प्रोसेस फॉर डिसाइडिंग वॉज ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट एंड बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वॉज माई मैनेजर रिस्पेक्टफुल एंड ट्रूथफुल व्हेन एक्सप्लेनिंग व्हाई डिड आई गेट द रेस। तो ये एग्जाम्पल है और ये उनका फोकस पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रोसीजरल जस्टिस किस चीज़ पे और इंटरैक्शनल जस्टिस किस चीज़ पे। मूविंग फॉरवर्ड हम क्रिटिसिजम्स भी देख लेते हैं। हर थियरी के कुछ ना कुछ क्रिटिसिजम्स होते हैं। एडम्स क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बोलता है कि ये ओवर सिंप्लीफाइड थियरी है। उनको ऐसा लगता है कि कंपैरिजन जो होता है वो अपन बोलते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन मोटिवेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ह्यूमन मोटिवेट तब होता है कि वो दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर रहा है। तो सिंगल सोशल कंपैरिजन प्रोसेस है कि मैंने अपना सैलरी या मैंने अपना आउटकम किसी और लोगों से कंपेयर किया। ये इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। हर इंसान के लिए मोटिवेशन बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क कर सकता है। तो एक ओनली कंपेरिजन इज नॉट द ग्राउंड फॉर क्रिएटिंग अ ह्यूमन मोटिवेशन। तो ह्यूमन मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स टॉपिक। उसमें से अगर हम बोलते हैं कि कंपैरिजन इज वन ऑफ द थिंग, बट ये ओवर सिंप्लीफाइड किया है कि इतना इजी नहीं है। आप बोलोगे कि उसके साथ कंपेयर करके ये डिसाइड कर रहा है, दैट इज नॉट द केस। सेकेंड पॉइंट इज द ओवर रिवॉर्ड पैराडॉक्स। व्हाट इज द ओवर रिवॉर्ड पैराडॉक्स? The theory predicts distress from over reward, but in practice people adapt to over reward very quickly and may even rationalize it. तो बेसिकली अगर जैसे सारा के केस में उसको अगर ज़्यादा मिल रहा था तो वो बेसिकली ये बोल रही थी कि उससे उसका टेंशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, उसको ऐसा लग रहा था ठीक है मैं 9 to 5 भी काम कर रही हूँ पर मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं ना, मुझे क्या लेना देना। तो वो अडाप्ट कर रही थी ओवर रिवॉर्ड को और वो रैशनलाइज भी कर रही थी, नहीं नहीं मैं तो उतना काम करती हूँ इसलिए मुझे इतना मिलता है। तो दिस इज व्हाट ओवर रिवॉर्ड पैराडॉक्स इज। तो वो टेंशन भी क्रिएट नहीं कर रहा था सारा के माइंड में, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं 9 to 5 काम करेंगे अब भी मैं डिजर्व करती हूँ बिकॉज मैं उतना काम करती हूँ। तो दिस इज व्हाट ओवर रिवॉर्ड पैराडॉक्स इज। थर्ड पॉइंट इज मेथोडोलॉजिकल इशू। सॉरी,
measuring an individual perception of inputs and outcome is highly subjective and difficult to quantify for research. तो बेसिकली एक इंडिविजुअल का इनपुट और आउटकम ये कैसे परसीव करेंगे, आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है. तो दिस इज क्वांटिफाई फॉर रिसर्च. आपका इनपुट आउटपुट कैसे, आपने कितने इनपुट्स दिए वो मैं कैसे क्वांटिफाई करूंगी, या मैंने इनपुट्स कितने दिए वो कैसे क्वांटिफाई होंगे, राइट. एंड फोर्थ पॉइंट इज इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की पर्सनैलिटी फैक्टर्स डिफाइन करता है. जैसे मैंने बोला था बेनेवलेंट, ठीक है, तो उसके केस में क्या था कि उसको, और इक्विटी सेंसिटिविटी हमने देखा था कि उसके केस में था क्या था, हमको फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर मिल रहा है तो ठीक है अच्छी बात है, हमको लो मिल रहा है हमको कोई चीज़ नहीं. जैसे क्लर्क के सिचुएशन में हमने देखा था कि मेरे को एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था, 10 to 4 में जा रही थी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कंपेरिजन ग्रुप में कि मुझसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम इग्नोर करते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं, राइट. और एक इंसान इक्विटी को कैसे परसीव करता है उसको भी हम डिनाई करते हैं. फोर्थ इज कल्चरल बायस. हमने देखा था कि सोशलिस्ट कल्चर और कलेक्टिविस्ट कल्चर में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, ठीक है. सोशलिस्ट कल्चर में, कलेक्टिविस्ट कल्चर में आपको वेस्टर्न कल्चर्स आर देन इन कलेक्टिविस्ट कल्चर. The emphasis on individual comparison and merit-based reward is more relevant in individualistic Western culture than in collectivist culture. हमने देखा था कि कंपैरिजन ग्राउंड कहाँ होता है, सोशलिस्ट कल्चर में ज़्यादा होता है, राइट. Then coming choosing a referent. The theory doesn't fully explain why or how people choose their specific referent for comparison. तो बेसिकली ये थ्योरी ये नहीं बताती है कि आप अपने रेफरेंस ग्रुप को कैसे चूज करें. जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बोला था कि सेल्फ इनसाइड सेल्फ आउटसाइड में खुद से कंपेयर कर रहा था प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, फिर खुद से सेम ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस डेजिग्नेशन से कंपेयर कर रहा था, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में किसी और इंसान से कंपेयर कर रहा था. तो ये जो रेफरेंट चूज करता है इंसान, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा इंसान किसको रेफरेंस ग्रुप में लेगा. मे बी शायद वो सिमिलर डेजिग्नेशन वाले इंसान को रेफरेंस ग्रुप में ना लेते हुए किसी और इंसान को रेफरेंस ग्रुप में ले ले, राइट. तो दिस इज चूजिंग अ रेफरेंट इज अ प्रॉब्लम हियर. द थ्योरी डजंट फुली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ पीपल चूज द स्पेसिफिक रेफरेंट फॉर कंपैरिजन. तो क्यों हमने उस इंसान को रेफरेंस के लिए चूज किया वो हमें नहीं पता. मे बी शायद वो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे साथ जेलेसी फैक्टर था इसलिए चूज किया, या कोई और रीजन था, सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहा था इसलिए चूज किया, वी डोंट नो. In summary, Adams' equity theory provides powerful lens for understanding employees' motivation through perception of fairness. While it has its critics, its core principle remains vital and has successfully evolved in more comprehensive frame of organizational justice. अब यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए. PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अटैच कर दी गई है. प्लीज़ फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल ग्रेड ए अनकट. उसमें सारे PDFs जो यहाँ पे टीचिंग में यूज़ हो रहे हैं वो सारे प्रोवाइडेड है. वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन ले लूँगी आपके कॉन्सेप्ट चेक के लिए, बाकी आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा. सारा एंड हर कलीग बेन. तो सारा एंड हर कलीग बेन हैव द सेम जॉब टाइटल एंड एक्सपीरियंस. दे हैव द सेम जॉब टाइटल, दे हैव द सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. सारा डिस्कवर्स दैट बेन हैज़ बीन पेड 15% मोर. पर सारा को पता चला कि बेन को 15% ज़्यादा पे मिला है. अकॉर्डिंग टू एडम्स इक्विटी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ साराज इनइक्विटी is experience. What is Sarah experiencing, most likely experiencing in inequity? Basically सारा को कौन सी inequity हो गई है वो पूछा है. And what is probable cognitive method she might use to reduce the tension? तो ऐसा वो क्या करेगी ताकि उसका टेंशन रिड्यूस हो गए. तो हमको ये तो दिखा है कि अंडर रिवॉर्ड है, उसको ऐसा लग रहा है कि बेन को ज़्यादा मिला है, तो उसका इक्विटी क्या है, अंडर रिवॉर्ड इक्विटी है. तो शी इज़ व्हाट, गेटिंग अंडर रिवॉर्ड इक्विटी. बट अभी अंडर रिवॉर्ड इक्विटी में उसको क्या लग रहा है, अब ऐसा टेंशन रिड्यूस करने के लिए कौन से मेजर्स लेगी. शी विल साइकोलॉजिकली डिसऑर्ट बेन इनपुट्स थिंकिंग ही माइट हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उसको ऐसा लगेगा क्या तो हमने बाकी के एग्जांपल्स में देखा कि अंडर रिवॉर्ड इक्विटी का ऑप्शन कहीं नहीं है, तो बी में है. प्लस यहाँ पे क्या दिया है, शी विल साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्ट बेन्स इनपुट थिंकिंग ही माइट हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमने टेंशन रिडक्शन केस में क्या देखा था कि या तो हम लोग इनपुट चेंज करेंगे, या तो हम लोग आउटकम चेंज करेंगे, या तो डिसऑर्टिव रिकग्निशन होगा. ठीक है, बेसिकली उसने क्या सोचा कि नहीं बेन को जो मिल रहा है वो उसके हिसाब से, उसके पास मोर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने इनपुट में ज़्यादा डाला था तो उसके हिसाब से उसको मिलता है. डिसऑर्टिव परसेप्शन का पॉइंट है यहाँ पे. तो बेसिकली क्या हो गई है, वो इनवैलिड हो गई है सिचुएशन से. उसको लगता है कि नहीं जो बेन को मिला है वो डिजर्व करता है, उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो दिस इज व्हाट, ये क्या क्यों कर रही है वो, ताकि उसका टेंशन रिड्यूस हो सके. तो वो जस्टिफाई कर रही है कि जो बेन को मिला है वो सही है. तो रिडक्शन ऑफ टेंशन में हमने पॉइंट देखा था डिसऑर्टिव परसेप्शन, राइट. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विटी थ्योरी द रेफरेंट अदर
is a critical component. Which of the following scenarios is best illustrates as an example as an employee using a system referent? तो basically Alex compare his salary and benefit to his friend who works at a different tech company. ओके, आउटसाइड वाला ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मारिया फील्स अंडरपेड बिकॉज हर करंट बोनस इज स्मॉलर देन द बोनस शी रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर सिमिलर परफॉर्मेंसेस. उसने सेल्फ इनसाइड है ये कि उसने खुद का कंपैरिजन देखा है. ठीक है. जॉन एक्सेसेस द फेयरनेस ऑफ हिज प्रमोशन बाय कंपेयरिंग इट टू द ऑफिशियल company policy and promotion on performance criteria. And fourth is Chloe judges her pay raise by comparing it to the raise received by her cubicle mate मार्क, मतलब उसके क्यूबिकल के बाजू में जो बैठता है मार्क, उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर किया. तो आपके अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया? सिस्टम रेफरेंट पूछा गया. तो ठीक है, तो सिस्टम रेफरेंट इज व्हाट? कि सिस्टम की फेयरनेस और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को देख रहा है. हमने ये देखा कि ये सेल्फ इनसाइड था. ठीक है, ये सेल्फ इनसाइड था, ये सेल्फ आउटसाइड था, राइट. बट ये क्या था? सिस्टम वाला एग्जाम्पल था, राइट, जिसमें उसने कंपनीज के सिस्टम और फेयरनेस को रेफरेंट क्राइटेरिया में लिया था. क्लोई जजेस आर पे बाय कंपेयरिंग इट टू द रेस बाय द क्यूबिकल मेट मार्क. तो दिस इज क्या? सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंसान से कंपेयर करना. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इनसाइट था ये, सेल्फ इनसाइट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनसाइट. तो थर्ड आंसर इज करेक्ट इन सिस्टम रेफरेंट. यहाँ पे देख लेना क्या पूछा है, सेल्फ इनसाइड, ऑर्गेनाइजेशनल इनसाइड, आउटसाइड, क्या पूछा है. यहाँ पे सिस्टम पूछा है, इसलिए आंसर 3 इज करेक्ट. थर्ड देख लेते हैं हम लोग. द कोर क्रिटिसिज्म ऑफ एडम्स इक्विटी थियोरी इज दैट इट doesn't fully account for complexity of human motivation. Which of the following is a valid limitation identified in the theory? तो एग्जाम्पल्स दिए हुए. इट इज ओवर एम्फोसाइजेज द इम्पोर्टेंट ऑन इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट इन फेयरनेस परसेप्शन. इट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स द डिस्ट्रेस ओवर रिवॉर्ड इन लॉन्ग लास्टिंग प्राइमरी मोटिवेटर्स. इट फेल्स टू एडिक्वेटली एक्सप्लेन व्हाई पीपल चूज द स्पेसिफिक रेफरेंट फॉर कंपैरिजन. एंड डी इज इट इज हाईली इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग फेयरनेस परसेप्शन अक्रॉस ऑल कल्चर, स्पेशली कलेक्टिविस्ट वन. सो द पॉइंट सी इज करेक्ट. इसमें हमने देखा था मेथोलॉजिकल में क्रिटिसिज्म में बताया था कि मेथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म इज देयर कि पता नहीं है कि क्यों इंसान रेफरेंट अदर को क्यों चूज करता है. तो ये थ्योरी नहीं बता पाती है कि आपने रेफरेंट अदर को किस बेसिस पे चूज किया है. ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है. अभी हम प्रोसेस थ्योरी में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे. टिल देन सी या. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्रेड ए अनकट. थैंक यू सो मच.